बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। गुड मॉर्निंग हिना, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। सबसे पहले तो मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉनसून का ये जो सेकंड स्पेल है स्टार्ट हो चुका है। वो स्टार्ट हो चुका है और लाहौर में भी हमने देखा कि कल भी थोड़े टाइम के लिए बादलों ने डेरे डाले। आज भी सुबह लेकिन बारिश नहीं हुई। तो जो बालाई और वस्ती पंजाब है वहां पर बारिशों का इम्कान है। हाँ जी, और बारिशें हो भी रही हैं। फिर हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसे आपको डूज एंड डोंट्स बताएं, उनका ख्याल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। बारिश का जब ये महीना होता है, मॉनसून का मौसम होता है, तो सेहत से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो हमने डॉक्टर्स की राय भी ली, एक्सपर्ट्स की राय भी ली। इसके साथ साथ हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये भी बताते रहते हैं कि बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चे जो आपके बाहर खेलना शुरू कर देते हैं, उसको स्विमिंग पूल बनाकर उसमें तैरना शुरू कर देते हैं। गंदा पानी होता है और बिजली के खंबे भी, हमें जो पोल्स भी नजर आते हैं वो भी बिल्कुल जो है वो अच्छे नहीं होते इस मौसम में। वैसे भी कहते हैं करंट जो है वो तो खंबों को क्या करें, उखाड़ दें इस मौसम में? नहीं, बच्चों को अंदर बिठाएं और आप भी अंदर बैठें और बारिश में खंबों को हवा में कर दें, नीचे से क्लियर हो जाए। तो रहना है जमील का लेकिन बच्चों का बहुत ख्याल रखें। जो अर्थ आ जाता है पोल्स में, वो बेसिकली आपके घर में भी अक्सर वो अर्थ आ जाता है। एग्जैक्टली, आपके गेट में, बेल में। तो घर की अर्थिंग बहुत जरूरी है। इस पे भी हम किस दिन डिटेल से बात करेंगे और जब वोल्टेज है, अर्थिंग जो है ना जी, किसी भी घर की या बिजली के पोल्स की, वो एक इतना वास्ट टॉपिक है तो मतलब लाइक छोटा, लेकिन उसमें बात करना बहुत कुछ है और उसमें बात करना है भी बहुत जरूरी जमील। इसके अलावा अगर आप अपने घर में कोई भी सॉकेट में कोई चीज, अगर आप फोन चार्ज करना चाह रहे हैं, फैन ऑन करना चाह रहे हैं, बिजली के बोर्ड को टच करते वक्त गीले हाथ और आपके गीले पैर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके चप्पल आपने गीले पहने में, आप अक्सर वजू करके लोग जो है वो फैन ऑन करते हैं, तो उस चीज का भी बहुत ख्याल रखें कि आपके पैर खुश्क हों, आपके चप्पल, आपके जूते जो आप घर में पहन के फिर रहे हैं, आपके हाथ बाकायदा खुश्क हों। पानी ड्रिप नहीं करना चाहिए और अगर बोर्ड पे वो इलेक्ट्रिसिटी के जाएगा तो फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब और आज की खबरों को डिस्कस करते हैं। आज के प्रोग्राम में क्या शामिल है और डिटेल के साथ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया और अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के सपुर्द करने का जो उन्होंने ऐलान किया, इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जो IMF से 1.2 अरब डॉलर की पहली किस्त मौसूल हुई है, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि अब हमें कशकोल तोड़ देना है और ये जो मुआहिदा है ये कोई खीर नहीं है, हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया है। तो इस सारे मामले पर हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, जिसके अलावा हम बात करेंगे कराची जो है वो दुनिया के बदतरीन काबिल रिहाइश 5 शहरों में शामिल हो चुका है। और जब हम कराची की बात करते हैं तो आए दिन हम इस पर भी बात करते हैं कि कराची में बहुत सारे मसले हैं, जिसमें पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और पानी का मसला जो है वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, प्रॉब्लम है कराची वालों के लिए और ये वाकई उनके लिए दर्द सर बन चुका है। और ये मैं कहती हूँ जमील, एक बेसिक नीड है, ये हमारी ज़रूरत है, एक बेसिक ज़रूरत है। जहाँ हम खुराक की बात करते हैं वहीं पर हम पानी की भी बात करते हैं, लेकिन पानी की कमी या पानी का ना होना जो है 50% अगर हम आबादी की बात करें कराची में, वो पीने के पानी से या पानी से ही महरूम है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। मैं 1.5-2 साल कराची रहा हूँ और वहाँ तो आप पीने की बात कर रही हैं, वहाँ तो नहाने के लिए भी पानी टैंकर मंगवाना पड़ता है। जी बिल्कुल, मेरे भाई वहाँ रहते हैं तो मुझे ये जो मामला है और वहाँ पर इतना बड़ा माफिया जो है जिसको टैंकर माफिया का नाम दिया जाता है, उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? आज तक सिंध हुकूमत इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि जमाती इस्लामी की जानिब से भी कई बार एतराज़ात के साथ साथ इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पीपल्स पार्टी इन माफियाज की सरपरस्ती कर रही है और अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो सूबे में ये जो पानी का बहरान है इसको कवर किया जा, बिल्कुल इसको खत्म किया जा सकता है। तो इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की छुट्टी हो गई है जरा। हाँ जी, और हाजी पक्की हो गई है और हाजी साहब बाजी ले गए हैं। हाजी गुलबर खान जो है ना वो नए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और पीटीआई की वाकई छुट्टी हो चुकी है। और कौन है हाजी गुलबर खान? आप उसका हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बताएं। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के नए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले जनाब हम वजीर आज़म ने जो कौम से खिताब किया उसमें बात करते हैं
उन्होंने कहा कि अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे और मईशत में लगाई गई बारूदी सुरंगें साफ की हमने, मईशत और खारजा सतह पर लगाई गई आग को भी हमने बुझाया। बहुत इंपॉर्टेंट उनकी जानिब से ये खिताब किया गया और बहुत वाज़े दो टोक अल्फाज में उन्होंने बताया। एक तो हुकूमत के हवाले से कि अगस्त में निगरान सेटअप आ जाएगा, दूसरा IMF से मिलने वाले कर्जे के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल था और इस बार तो बहुत कड़ी शराइत भी हैं और हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के सपोर्ट करने का कहा है और हमें ये भी खबरें पिछले कुछ हफ्तों से आ रही हैं कि PDM में मौजूद कुछ जमातें ऐसा नहीं चाहती। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या PDM में मौजूद जमातों का ये इख्तलाफ अब खुलकर सामने आएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब निगरान हुकूमत तो बनने वाली है, उसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएं वो एक अलग बहस है, लेकिन ये बात तो हतमी है कि फैसला यही हुआ है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियों को तहलील कर देगी या अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना है। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने भी दो टोक तरीके से ये ऐलान कर दिया है और PDM की बाकी जमातें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी भी ऐलान कर चुकी है कि किसी भी सूरत में इंतखाबात में गुरेज की जो पॉलिसी है या इंतखाबात में जो ताखीर की पॉलिसी है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो निगरान हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि कौम की याददाश्त बहुत कमजोर है। यानी पिछले 15 बरसों में अगर आप अंदाजा लगाइए तो 3 बरस में 3-3.25 बरस PTI की हुकूमत रही है, बाकी 12 बरस तो पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत रही है। पिछले 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 10 साल तक PMLN पंजाब में हुकूमत करता रहा है, मरकज में पीपल्स पार्टी और PMLN एक बारी ले चुके हैं। अगर इन 15 बरसों में कौमी मईशत की बर्बादी हुई है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान तो नहीं होंगे ना, उसके जिम्मेदार तो फिर पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमतें भी हैं। पंजाब में कौन सा ऐसा माशी इंकलाब आ गया, सिंध में कौन सा ऐसा माशी इंकलाब आ गया पिछले 15 बरसों में जहां आपकी 10 साल और 15 बरसों से हुकूमत है। तो मेरा ख्याल है कि ये कशकोल तोड़ने की बातें, आपको याद होगा कि माजी में एक नारा लगा था कि कशकोल तोड़ने के हवाले से कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो कहाँ गया? हमारे हुक्मरान जो है वो असल में मईशत के हवाले से बड़े जज्बाती हो जाते हैं और अमूमी तौर पे जज्बाती के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जो असल काम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, माशी रिफॉर्म्स का, FBR के अंदर रिफॉर्म्स का, जो इदारों जाती रिफॉर्म्स हमने करनी है वहां तो वो तवज्जो नहीं देते। लेकिन कुछ चैलेंजेस का सामना भी तो करना पड़ जाता है ना सलमान आबिद साहब, बनाने की कोशिश करते हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन कुछ चैलेंजेस का सामना भी तो करना पड़ जाता है हर हुकूमत को। आपने 15 सालों का जिक्र किया, तो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 8 से 13 की, उसमें दहशतगर्दी का सामना था उस वक्त की हुकूमत को। फिर 13 से 18 नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उसमें एनर्जी क्राइसिस बड़ा बदतरीन था, वो एक चैलेंज था। फिर PTI के दौरे हुकूमत में कोरोना आ गया तो वो एक बड़ा चैलेंज था, सैलाब आ गया। तो ये फिर चैलेंजेस से भी तो निपटती हैं ये जमातें। बात यह है कि बाकी दुनिया के अंदर भी तो चैलेंजेस आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही चैलेंजेस होते हैं। बांग्लादेश में चैलेंजेस नहीं आए, हिंदुस्तान में चैलेंजेस नहीं आए, बाकी जगह पे चैलेंजेस नहीं आए। लीडरशिप का कमाल तो यही होता है ना कि वो इन चैलेंजेस से निमट के अपने लिए मईशत के लिए रास्ते निकालती है। आज आपकी पूरी की पूरी मईशत जो है वो इंटरनेशनल मालियाती इदारों के मरहूने मिन्नत है ना, या कुछ ब्रादर इस्लामी ममालिक की मदद के साथ खड़े हुए हैं। आपके पास अपना क्या है? मुझे बताइए ना कि आप कहाँ कहते हैं कि हमारे पास हमने ये कुछ ग्रो किया है, हमने अपने FBR के टैक्सेशन सिस्टम के अंदर बड़ा ग्रो किया, इंस्टीट्यूशन बड़े ग्रो कर लिए हैं। तो नून लीग तो ये दावा करती है पाकिस्तान के अंदर, सलमान आबिद साहब, नून लीग तो ये दावा करती है कि 2018 में हम बहुत अच्छी GDP छोड़कर गए, बहुत अच्छा हम ग्रोथ रेट छोड़कर गए। जिस वक्त नून लीग ये दावा करती है तो उस वक्त जरा ये इनको बता दें कि जब 2018 में PTI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त खजाना खाली था और जनरल बाजवा और इमरान खान ने जाके सऊदी अरब से और ये UAE से और मलेशिया से $1 अरब लिया था। अगर वो डॉलर उस वक्त ना मिलते $1 अरब, $3 अरब यानी के, तो उस वक्त हमारी मईशत का भी बेड़ा गर्क हो चुका होता। ये असल में हमारे यहाँ कोई भी जमात हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे PMLN और चाहे PTI, इनका बुनियादी मसला ये है कि ये मईशत को जज्बाती नारों के साथ डील करते हैं, उसके अंदर ठोस बुनियादों के अंदर काम नहीं होता जो काम हमें करना चाहिए था। अभी देखिए ना, अब एक तरफ हम कहते हैं कि IMF जो है वो बड़ा बोझ है, तो भाई पिछले ये 23वां प्रोग्राम है ना, हर साल आप IMF के पास जाते हैं तो आपने IMF से ना जाने के हवाले से कौन से ऐसे इकदाम किए हैं जो मुस्तकबिल में आपकी माशी तरक्की को मुस्तहकम कर सकेगा?
जी अच्छा, सलमान आबिद साहब, सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो तजवीज़ ही है ना, ये तो हो नहीं सकता जब तक कि 2/3 अक्सरियत से ये कानून बनेगा नहीं। तो मौजूदा पार्लियामेंट तो 2/3 अक्सरियत रखती नहीं है, इसलिए ये बात यहाँ चल नहीं सकेगी। असल में अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमें माजी के तजर्बों से सबक सीखना चाहिए। ये जो -1 फार्मूले, सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले, ना इसका कोई माजी में फायदा हो सका है, ना आइंदा कहीं हो सकेगा। सियासी जमातों का मुकाबला सियासी अंदाज में, सियासी मैदान में ही होता है। अलबत्ता ये कोशिश होगी कि शायद PTI को के सरबराह को नाहिल कर दिया जाए, उनकी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन मैं उसका भी कोई इम्कान, पाबंदी लगाने वाला जो इम्कान है वो नहीं देख रहा। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो मामला है ये इंतखाबी इस्लाहात का है, फिर हमें मुआशी इस्लाहात भी बहुत करनी है, बहुत सी रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। आपके ख्याल में इस्लाहात ये हुकूमतें क्यों नहीं कर पाती? वो पीपल्स पार्टी के 5 साल हो या नून लीग का दौरे हुकूमत हो या PTI का दौरे हुकूमत, कौन रोकता है इस्लाहात से इनको? देखिए, ये इसलिए नहीं कर पाती कि इस्लाहात करने से इनके मफादात जो है वो खराब होते हैं। भाई ये तो आते हैं अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ख़ानदानी मफादात के लिए, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। ये कोई रिफॉर्म्स के लिए थोड़ी आते हैं। अगर इन्होंने रिफॉर्म्स करनी होती सियासत के अंदर, मईशत के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आज तालीम के अंदर, सेहत के अंदर, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से तो कुछ हमें नजर आता ना। हमें तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान में जो रूलिंग अलीट तबका है उसकी मईशत तरक्की करती है, उसका खानदान तरक्की करता है, उसके बच्चे तरक्की करते हैं, उनकी इंडस्ट्रियां तरक्की करती हैं। आम जो कौमी तरक्की है उसका जाविया अगर आपने देखना है तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा रिपोर्ट उठा के देख ले और देख ले कि पाकिस्तान तरक्की के दहाने पे कहां खड़ा है। लेकिन साथ साथ आप इन खानदानों की तरक्की के जो मामलात हैं वो भी देख लें। ये लोग जो है पिछले 20-30 सालों में इनके पास कितना पैसा था और आप इनके पास कितना पैसा है, इनकी कितनी इंडस्ट्रियां बन गई हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई आम आदमी की सियासत नहीं होती, ना रियासती मफादात, ना पाकिस्तान के मफादात। यहाँ तो कारोबारी मफादात की बुनियाद पे सियासी और जमहूरी निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा सलमान आबिद साहब, पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की पहली किस्त मौसूल हो गई है। कितने अरसे बाद इसके समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, इन पैसों से सिर्फ ये जरूर हुआ है कि पाकिस्तान की मईशत, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो डिफॉल्ट हो जाएगी, वो जरा अपनी जगह पे खड़ी हो गई है। इन $3 अरब से पाकिस्तान की मईशत को कुछ नहीं होने वाला। देखिए ना, ये कोई पहली दफा तो $3 अरब नहीं आ रहे। इससे पहले भी IMF के कई प्रोग्राम हमें मिल चुके हैं, कई दफा सऊदी अरब हमें मदद कर चुका है, चीन मदद कर चुका है, UAE मदद कर चुका है। हमने उसका नतीजा क्या निकाला है? देखिए, बात यह है कि ये इमदाद आती है, इसका फायदा उस वक्त होता है जब आप इस इमदाद का दुरुस्त इस्तेमाल करें और इस इमदाद को फायदा करके उठाकर आप अपने इदारे के मामलात, इदाराजाती मामलात और अपने निज़ाम के अंदर इस्लाहात करें, जो अभी जमीर कह रहे हैं, जो कि हमने नहीं करनी, क्योंकि हमने कसम खाई हुई है कि हम हर काम करेंगे लेकिन हमने रिफॉर्म्स नहीं करनी। तो मेरा मतलब ये है, ये देखिए, ये 3 किस्तें हैं। अभी आपको पहली किस्त मिली है, फिर दूसरी किस्त आपको नवंबर-दिसंबर में जाके मिलनी है। अब देखेंगे कि उस इलेक्शन भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन के बारे में भी डाउट चल रहा है कि कहा यह जा रहा है कि जो निगरान सेटअप है वो अबूरी सेटअप में तब्दील हो जाएगा और इलेक्शन के बारे में अभी बहुत से डाउट्स मौजूद हैं और बहुत से लोग अखबारात में तज्जिए कर रहे हैं कि इलेक्शन शायद अपने मुकर्ररा वक्त पे ना हो सके। नहीं तो इसकी क्या रीजन हो सकती है सलमान साहब? क्योंकि अबूरी सेटअप जब आएगा, उसकी बुनियादी रीजन ये है कि अभी तक PTI का कोई सियासी बंदोबस्त नहीं हो सका। अच्छा चले, लेकिन अगर इसके अलावा अगर देखा जाए, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, देखिए निगरान सेटअप आएगा, 60 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। अगर पंजाब KP की मिसाल ली जाए तो 90 रोज के अंदर वो इंतखाबात होने थे, चले वो नहीं हुए, लेकिन वफाक की हुकूमत उसी तरह थी। तो अब तो सेंटर भी जो है वो निगरान सेटअप आ जाएगा वहां पर। तो आपके ख्याल में किस तरह से फिर ये टाइम खींचेंगे? अब की बार आईनी तरीका क्या होगा? देखिए, हमारे जो आईनी माहिरीन है, माशाल्लाह, इरफान कादर साहब सिक्का बंद किस्म के माहिर कानून है, हुकूमत के वजीर हैं, इस वक्त मुशीर है, वो रास्ता निकाल लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में कोई आइन की हुकूमत थोड़ी हो रही है, और आइन थोड़ी है। यहाँ तो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने आइन की तशरीह भी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना भी जाता है, उन फैसलों को मानने से इनकार भी कर दिया जाता है। अभी डिजिटल मर्दमशुमारी का जवाब बनाया जा सकता है और उसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि अभी तो हल्का बंदियां दोबारा नए सिरे से होनी है। बहुत से ऐसे जवाब हैं जो हुकूमत के पास मौजूद है अगर वो ये करना चाहे निगरान सेटअप। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो उससे पाकिस्तान का सियासी बुरहान जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर मईशत पे भी पड़ेगा। लेकिन अब ये फैसला करने वाले लोग हैं, इनके बड़े सियाने लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इनको लगता है कि मौजूदा हालात में शायद इलेक्शन जो है
अच्छा वो सलमान नतीजा आबिद साहब, के जो मौशी बहाली के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल तश्कील दी गई। आप क्या समझते हैं, इससे मौशी हालात में बेहतरी आएगी? देखिए, आ सकती है अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं होने वाला, वक्ती तौर पे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जनाब अभी इकोनॉमिक काउंसिल बनी है, तो मिसाल के तौर पे अभी ये हुकूमत खत्म हो जाएगी अगस्त में, उसके बाद नई निगरान हुकूमत आएगी, फिर निगरान हुकूमत के बाद अगली हुकूमत अगर इलेक्शन होते हैं तो आती है। तो अभी तो बहुत काम करना बाकी है। फौरी तौर पर तो इसके सम्राट से आप ये कहें कि हमें कोई फायदा होने वाला है, मेरा ख्याल ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो एक पूरा प्लान चाहिए जो हमारे सामने नहीं है कि हमने कैसे अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है। उसके बारे में जज्बाती नारे तो जरूर हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें बड़ा फोकस किया गया है कि जी बाहर से सरमायाकारी को प्रमोट किया जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार है वो तो मुल्क छोड़ रहे हैं, वो तो अपना सरमाया छोड़ रहे हैं। अभी एक हालिया सर्वे आया है, आपने नतीजा देखा है कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो मुल्क छोड़ना चाहती है। तो पाकिस्तान में तो लोग अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, वो तो बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी फौरी तौर पे हमें इसके बड़े मुस्बत नताइज मिल सकेंगे? सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, वजीर आज़म साहब ने कल कहा है कि रियासत के लिए हमने सियासत को कुर्बान किया। अच्छा, पीडीएम का जब वजूद अमल में आया तो तब भी नून लीग के पास जब एक बड़ी सीट आई, वजीर आज़म नून लीग का आया शहबाज शरीफ साहब, तब भी उनका यही कहना था कि रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया। और पहले तो लाइक ये खबरें आ रही थी कि हमें ज़बरदस्ती दे दी, हम तो ये हुकूमत लेना भी नहीं चाहते थे। लेकिन IMF की ये जो हालिया डील है, स्टैंड बाय मुआहिदा, पैसे मिलने के बावजूद वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल फैसला था और ये कोई हलवा नहीं है। क्या वो इस चीज़ की इंडिकेशन तो नहीं दे रहे कि आने वाले दिनों में मईशत मज़ीद हालत ख़राब होगी मईशत की और मज़ीद हमारी मईशत कमज़ोर होगी? जमील साहब, आप जरा 15 दिन ठहर जाएं और 15-20 दिन के बाद देखिएगा कि ये जो IMF के साथ माहिदा हुआ है, इसके नतीजे में कौम के ऊपर क्या अजाब नाजिल होगा। बिजली की कीमतों के हवाले से, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, जो महंगाई है उसका एक नया रेला आने वाला है। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि भी ये लम्हा फिक्रिया है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है। IMF के अगर हम ना माहिदा करते तो हम डिफॉल्ट हो जाते, इसलिए हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन सवाल मेरा यही है कि अब ये जो हुक्मरान तबकात हैं, चाहे उसमें आज की हुकूमत है चाहे उसमें माजी की हुकूमतें हैं, हमने अभी कोई 10-15 बरसों पर मुश्तमिल कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाया और ना इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया, जिसकी वजह से तजाद जो है पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है। और वजीर आजम कोई भी हो, वो फिर जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो वो अपनी बेबसी का इजहार भी करते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपकी गुफ्तगू का नतीजा मैं यही निकाल सकता हूँ कि हर काम एडहॉक पर हो रहा है। एडहॉक पर जिस तरह हुकूमतें भर्तियां करती हैं तो उसी तरह वो लेजिस्लेशंस हो, तो उसमें भी जिस जमात के पास सेंटर में मेजॉरिटी नहीं होती तो उसको सदारती ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है और कुछ महीनों बाद सदारती ऑर्डिनेंस रोल बैक हो जाता है, तो लेजिस्लेशन का वो परमानेंटली हिस्सा ही नहीं बनता। रिफॉर्म्स की अगर बात आती है तो जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म सारी चीजों को लेकर चलना, इसी को एडहॉक चलते हैं ना। तो हमारी जब हुकूमतें ही एडहॉक सिस्टम पे चल रही है, तो आवाम तो फिर परेशान होगी, आवाम तो फिर मुल्क छोड़कर जाएगी। फिर आवाम को जब हम रिलीफ देने की बात करते हैं तो वो फिर हमें फिर यही होगा ना ही ना, जो लास्ट ईयर हमने देखा कि कितने लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए, और इस साल की सिचुएशन ब्रेन ड्रेन, बिल्कुल हर बंदा ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए, कहीं भी चला जाए। बिल्कुल। और नौजवान नस्ल की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, वो बाहर की कंट्रीज में मूव कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है हुकूमत, आई डोंट नो मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, हुकूमतें इसमें भी खुश हैं, बोलना चाहिए आपको जी, हुकूमत इसमें भी खुश है, इसमें भी खुश है कि आबादी कम हो रही है। पूछे क्यों? नो, क्यों? रेमिटेंसेस आएंगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, आज ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की पहली किस्त मौसूल, बाकी $1.8 बिलियन 9 माह में मिलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की IMF की जानिब से कर्ज की पहली किस्त मौसूल होने की तस्दीक, और वजीर खजाना का मजीद ये कहना था कि IMF बोर्ड ने वाशिंगटन में ये प्रोग्राम अप्रूव किया और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मंजूरी दे दी। और ये प्रोग्राम जो है वो 9 माह का है, जिसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। स्टेट बैंक के रिजर्व में $4.2 बिलियन का इजाफा, और स्टैंड बाय अगर एग्रीमेंट की बात करें तो 9 माह पर उसको मुख्तस किया गया है। IMF से मजीद $1.8
अरब डॉलर 2 जायजा इजलास के बाद मिलेंगे। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है फरहान बुखारी साहब ने, जो कि माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा, पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई है, कितने अरसे बाद इसके समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया। ये देखिए, इस बात पर मुनस्सर है कि आप समरात की तलाश कहाँ करें। स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, रुपया कुछ मुस्तहकम हो गया, ये हालिया दिनों में हमने खबरें सुनी हैं, तो ये तो आपको समरात फ़ौरन नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि एक मईशत जो कि बुनियादी तौर पे अभी भी इंतहाई कमज़ोरी का शिकार है, ये कब तक इस डगर पे रहेगी और क्या कोई, क्योंकि अरसा 9 महीने का ही है, तो क्या कोई नया बहरान तो सामने नहीं आ जाएगा। दूसरी तरफ मसला ये है कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में महंगाई के डसे हुए जो अवाम हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़िलहाल तो कोई नहीं नज़र आता। सही। जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे कायम है। और आपकी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कितना तज़ाद है उन नंबर्स पे जो कि IMF बयान कर रहा है और बरअक्स उन नंबर्स के जो कि हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स हैं। एग्जैक्टली। फर्क है। इसलिए ये तो बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। आज से ठीक 1 महीना बाद ये हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद एक बुरी हुकूमत आएगी। उस दौरान में पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होता है वो एक अलग कहानी है जी। और इनसे कौन पूछने वाला होगा। तो बयानात तो जो भी मर्जी इस वक्त चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन फरहान बुखारी साहब, जैसे ही हमें ये मुआहदे का ऐलान हुआ IMF के साथ और अब तो पैसे भी मिल चुके हैं, पहली किस्त मौसूल हो चुकी है, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आई और रुपए की कदर में भी बेहतरी हुई, डॉलर का रेट भी नीचे गया। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? क्या महंगाई आने वाले महीनों में मजीद बढ़ेगी या कंट्रोल होगी? ये कंट्रोल तो नहीं हो सकती। अब आपकी रिपोर्ट में खुद ही ये बयान किया गया है कि IMF की जो तखमीना है इस मौजूदा माली साल की महंगाई का, वो कोई 25% से ज़्यादा, गालिबन 26% है। हुकूमत 21% कर रही है। अगर ये 21 या 26 जो भी हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक पैमाना है और इससे ज़ाहिर ये होता है कि आम लोगों की जेबों में पैसा कम हो रहा है और मुश्किलात बढ़ रही हैं। हुकूमत ने ऐलानात तो मुख्तलिफ़ किस्म के किए हैं, लेकिन उन ऐलानात से क्या फ़र्क पड़ेगा? ख़ास तौर पे अशियाए खुर्दनोश का जो मामला है, जो कि पिछले कई साल से साबका हुकूमत से चला आ रहा है और अब भी है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें असल में बढ़ गई हैं। आप महंगाई को ख़त्म करने के लिए कुछ बाज़ार हुकूमतें लगा देती हैं जी, इस्लामाबाद में या सूबाई दारुल खिलाफा में, लेकिन असल सूरत हाल तो मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुख्तलिफ है ना। वहाँ पे तो लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। फिर इसी महीने खुशियाँ मनाई गई, लेकिन एक दफ़ा फिर बिजली के नर्ख फिर बदल गए हैं, फिर बढ़ गए हैं। जी, बिल्कुल। इस तरह आप बार बार लोगों पे, आम लोगों पे बोझ डालकर और फिर ये भी कहें कि एक टुकड़ी हुई मईशत ये तरोताज़ा हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो ये कहते हैं कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया, IMF की डील पे वो खुशी का इजहार भी करते हैं, लेकिन साथ ही परेशानी भी जाहिर करते हैं कि बहुत सख्त फैसला था और बड़ी कड़ी शराइत हैं जो हमें आने वाले दिनों में माननी है। और ये भी कहना था कि लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया, बिल्कुल, वो कशकोल तोड़ने वाली बातें वो अलग। लेकिन क्या उनकी बातें इस बात का इंदिया हैं कि आने वाले दिनों में हालात मजीद टफ होंगे? भाई देखिए ना, पिछले खास तौर पे 8-9 महीने में जब से इसहाक डार साहब को बतौर वज़ीर ख़जाना लाया गया, और क्यों लाया गया इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला सवाए ज़ाती अज़ीज़दारी के, तब से ये इतने तज़ादात सुनने को आए हैं, को मिले हैं। मसलन इसहाक डार ने अपनी दौर का आगाज़ ये कह के किया कि मैं IMF के साथ प्लीड नहीं करूँगा, यानी उनकी मिन्नत नहीं करूँगा, और ये भी कहा कि आई डोंट केयर अबाउट द IMF, मुझे कोई इनकी परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि आखिर में वज़ीर आज़म को कम से कम 3 दफ़ा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बिलवास्ता जाके उनसे दरख्वास्त करनी पड़ी कि आप हमें बचाइए और कुछ हमारा कीजिए। और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है माली साल के आखिरी दिन
ईद के दूसरा था गालिबन जब ये इसका ऐलान हुआ, जब इसकी खबर आई, जबकि गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था जो 30 जून को ख़त्म हुआ है वो उसकी तकमील में हुकूमत नाकाम रही है। हाँ जी। तो ये तज़ादात इतने ज़्यादा हैं हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में, जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने किया, जो सामने आया, कि अब ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का बयान काफ़ी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो तो बहुत मुख्तलिफ हैं। अच्छा फरहान साहब, मौशी बहाली के लिए और मौशी हालात में बेहतरी के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल तश्कील दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इससे हमारी मईशत में बेहतरी आएगी? देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल मुस्तकबिल में, क्योंकि ये इस हुकूमत का तो 1 महीना रहता है, फिर उसके बाद नए वज़ीर आज़म, अबूरी वज़ीर आज़म आएंगे, फिर एक और नई हुकूमत आएगी, तो मुस्तकबिल में इनका खाका किस तरह रहेगा। सिर्फ एक बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि बाहर वाले इन्हिसार कर रहे हैं या एतबार है उन्हें आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट पे, और ये माजी में जनरल बाजवा ने भी एक कोशिश की थी। इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्हें भी इसमें काउंसिल में शामिल किया गया है, और इसलिए ताकि लगता बज़ाहिर इसलिए है कि ताकि एक कंटिन्यूटी रहे, एक अमल अपनी तौर पे चलता रहे। क्योंकि जो हमारी हुकूमत है इस्लामाबाद में, बदकिस्मती से उनके ऊपर मेरे ख्याल में लोगों को बहुत ज़्यादा एतबार नहीं है। सही ठीक है। फरहान बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मजीद जो सख्त फैसले हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद बहुत सख्त फैसले हैं ये, और बहुत कड़ी शराइत हैं। बिल्कुल। तो अब एक तो हमें नजर आना शुरू हो चुका है उसमें 2 चीज़ें, बिजली के बिलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, और फिर पेट्रोल की मद में भी जो हम टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेवी टैक्स। अब इनडायरेक्टली जो टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे एफपीआर की जानिब से, उसमें महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ेगी, अशिया खुर्नोश की कीमतों में कितना इजाफा होगा, मजीद कितना इजाफा होगा, मजीद आप लगाना भूल गए, मजीद कितना इजाफा होगा। एग्जैक्टली। किसी कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब ये सुनने को मिला हो कि महंगाई में कमी हुई है या फलां चीज सस्ती हुई है। मैं वही बता रही हूं, ये सुनने को मिला कि महंगी और मजीद महंगी हो गई है। तो अच्छी खबर तो फिलहाल बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन अगर आप हुकूमत के दावे, लेकिन उम्मीदें अच्छी हैं, चले उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम तो ये बात करते हैं। लेकिन अगर हुकूमत के दावे, हमारी हुकूमत कायम है और उम्मीद पे ही पाकिस्तान कायम है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। पर ही सारा कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जनाब, बहुत अहम मामला डिस्कस करते हैं। कराची दुनिया के बदतरीन काबिल रिहाइश 5 शहरों में शामिल हो गया है, और ये जो इंडेक्स है इसमें 2023 में कराची को दुनिया के 173 शहरों में से 169वें नंबर पर रखा गया है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कराची के शहरियों के लिए भी, और कराची की सिंध की हुकूमत के लिए भी ख़ास तौर पर, क्योंकि पानी का मसला कराची वालों के लिए दर्द सर बन चुका है। बिल्कुल 50% आबादी को पानी दस्तियाब नहीं है, अमीर जमात इस्लामी का ये कहना है, और उनका ये इल्ज़ाम भी है पीपल्स पार्टी पर कि इतने सालों की हुकूमत होने के बावजूद ये अहम मसला पीपल्स पार्टी हल नहीं कर पाई। अच्छा जमील, इसमें ना 5 शोबे भी होते हैं जिसकी बेसिस पर ये सारी रैंकिंग की जाती है। तो 5 शोबों में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, जिसमें सेहत की देखभाल है, सकाफत और माहौलियात की अगर हम बात करें वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अगेन हम जब तालीम की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा जो इंडेक्स है, जो हम रैंकिंग इन सारी चीज़ों पर बेस करता है। और आप देखें हिना, लेकिन देखें इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का है। हाँ जी, कि पानी जो है वो आपको महंगे दामों खरीदना पड़ता है, और हाइड्रेंट्स का और टैंकर माफियास को जो उस शहर में राज है वो बड़े अरसे से है। और जमील, गुज़िश्ता अगर हम 1 साल की बात करें तो उसके दौरान शहर की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। हम ये हमारी जब भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि पिछले साल क्या सिचुएशन थी, अभी कितनी बेहतरी आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कराची की बात करें तो दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो बदतरीन होती जा रही है इनफैक्ट, और उसमें बेहतरी नहीं आ रही। तो कराची के शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल। हम अब बात करते हैं, सूरत हाल जानते हैं। ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कहिएगा, पानी का मसला कराची वालों के लिए दर्द सर बन चुका है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? एक तो ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताएं, और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है?
जी देखिए, कराची में जिस तरह के बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का माशी हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसी हिसाब से इसके मसाइल भी सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा बड़े और गंभीर हैं। कराची के शहरियों के नलकों में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। कराची में जो रिहायशी मोहल्ले हैं, गली हैं, वहां पे सीवरेज का पानी गटर लाइन के जरिए जाता नहीं है। उसके लिए आपको रोजाना गली में गंदगी, कचरा, गटर के मसाइल है। इसके साथ साथ जो है कराची में जो पीने का पानी है वो टैंकर माफिया से खरीद कर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो वाटर कैन जो होते हैं उनके जरिए पीने का पानी जो कि ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको खरीद के पीना पड़ता है। तो कराची में रहने वाले शहरी तो पानी भी खरीद कर पीते हैं और इसके साथ जो दीगर मसाइल हैं जिनमें कचरे के मसाइल हैं। कराची रोजाना यौमिया हजारों टन कचरा पैदा करता है, लेकिन वो कचरा लैंडफिल साइट्स या जो कराची के डंपिंग पॉइंट्स हैं वहां तक नहीं पहुंचता, गलियों में जमा रहता है, कराची की सड़क मोहल्लों में कचरा नजर आता है, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं और शहरी बीमार होते हैं। इसके अलावा कराची में टैंकर माफिया इतना मुनज़्ज़म माफिया है कि कराची में उसी मोहल्ले में पानी टैंकर से तो फराहम हो रहा है, शहरी खरीद के पी रहे हैं, लेकिन उनकी लाइनों में पानी नहीं आ रहा। और ये कोई एक इलाका नहीं है, इसमें कराची के पोश एरियाज जिनमें डिफेंस क्लिफ्टन भी है, वहां पे भी पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, टैंकर से ही पानी खरीद के पीते हैं। और इसी के साथ साथ जो कराची के मुतवसत तबके के इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, वहाँ पे भी पानी की किल्लत रहती है और शहरी टैंकर से पानी खरीद कर पीते हैं। अच्छा शोएब बरनी, 200 के करीब ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, बात तो यही है ना कि अगर कार्रवाई करने की विल हो तो कार्रवाई हो। जब उनसे आपको भत्ता मिल रहा हो, उनसे आपको आपका हिस्सा मिल रहा हो, तो कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये वाटर हाइड्रेंट कोई चोरी छुपे एक दिन में किसी घर के किसी अलमारी में कमरे में तो नहीं बन जाते, ये तो रोडों पे ही बनते हैं, ये बंगलों में बनते हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे वाटर बोर्ड की पानी की लाइन तोड़ी जाती है। ऐसे ऐसे इलाके हैं, आप कयूमाबाद में चले जाएं, वहाँ दर्जनों गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट एक ही मोहल्ले में चल रहे हैं, वहाँ पे कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है। आप मंगोपीर के इलाके में चले जाएं, वहाँ पे दर्जनों वाटर हाइड्रेंट चल रहे हैं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो ये तो वाटर बोर्ड की लाइन को तोड़ा जाता है। आप मुझे बताएं, महकमा वाटर बोर्ड क्या करता है? इस पे कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि उनको हिस्सा मिल रहा है, वो इससे भत्ता ले रहे हैं। जब वो भत्ता लेंगे, उससे हिस्सा लेंगे, दीगर महकमों की जेब गर्म हो रही है, वो उस पर कार्रवाई नहीं करते। खमियाजा एक कराची में रहने वाला शहरी भुगतता है कि कराची में जो टैंकर है 7,000 रुपए का, 9,000 रुपए का शहरी खरीदते हैं और हर तीसरे दिन दोबारा वो शहरी पानी डलवाते हैं। तो आप देखें एक्सपेंस कहाँ चला जाता है। कराची में हाई राइज बिल्डिंग है, उनका इस वक्त वाटर एक्सपेंशन का जो खर्चा है महीने का, अगर वही आप देख लें तो वो एक रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है उनको अपना कोई भी बिजनेस करने के लिए। जी अच्छा, शुएब बरनी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने पानी के निजाम में करोड़ों रुपए की करप्शन के हवाले से उनका ये कहना था, उन्होंने एक इल्जाम लगाया। आप क्या समझते हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, कराची में तो रोजाना काला धन कमाया जाता है, रोजाना यौमिया करोड़ों रुपए काला धन की सूरत में बनते हैं जो कि हुकूमत के खजाने में नहीं जाते और मुल्क के टैक्स में जमा नहीं होते, लेकिन वो लोगों की जेब में जाते हैं। लोग उस पर करप्शन करते हैं और दिन ब दिन हम देखते हैं कि कराची में करप्शन का बाजार एक गर्म है। कोई भी महकमा हो, जैसे स्ट्रीट क्राइम की अगर मैं बात कर लूं, कराची में एक सबसे बड़ा मसला है। हर घर में रहने वाला, अगर एक घर की फैमिली में 6 लोग रहते हैं तो उनमें से 3 या 2 तो कम लाजमी तौर पे स्ट्रीट क्राइम का शिकार हैं। कोई खातून, कोई शहरी, कोई बुजुर्ग सड़क पे अगर पैदल चलेगा तो उसका मोबाइल छीनना, उस औरत से तिलाई जेवरात छीन लेना, उसके किसी गन पॉइंट पे रख के अहले खाना से लूटमार कर लेना, ये मामूल की वारदातें हैं। और इसमें तो कराची का हर गली मोहल्ले का शहरी या विक्टिम है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह आपने 5 बातों की बात करी, इस्तेकाम और एनवायरनमेंट और दीगर चीजों की, तो उनमें वाकई कराची में गुज़िश्ता हर साल के साथ साथ हम तनज़्ज़ुली देख रहे हैं कराची में। लेकिन मुझे ये बताएं शोएब बरनी, अब तो जो बल्दियाती सेटअप है वो भी पीपल्स पार्टी के पास है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब के आने के बाद भी सूरत हाल जूं की तूं ही है, कोई बेहतरी नहीं आई। देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्ट्रीट क्राइम और जो बैंकों से लोग पैसे लेके निकलते हैं अपनी रकम, उनको ना सिर्फ लूटा जाता है बल्कि उनको गोलियां मारी जाती हैं।
पुलिस वाले इस मामलात में मुलविस हैं तो कौन आपके शहर में तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा? लोग बैंकों से रकम लेके निकलना उनके लिए महाल है, वो रकम लेके निकलते हैं किसी दफ्तर तक, अपने घर तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही कंगाल कर दिए जाते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो शहरी या बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेंगे? यही वजह है ना कि कराची का बिजनेस बांग्लादेश जा रहा है, दुबई जा रहा है, बैंकॉक जा रहा है, तो थाईलैंड जा तालीम रहा है। के डिपार्टमेंट कराची में का कैसी सरमाया कारकर्दगी है काम कराची की, अगर हम बात करें और तालीम की बात करें? देखिए, तालीम की कारकर्दगी तो अभी चंद दिन पहले जो मैट्रिक के इम्तिहानात हुए हैं उसमें वो जो नकल माफिया है उसने बेनकाब कर दी है ना। तमाम पर्चे पहले पेपर आउट हो रहे हैं, जब पेपर ही पहले आउट हो जाएंगे तो म्यार क्या होगा? अच्छा, फिर सेंटर बिक रहे, सेंटर में नकल करवाने के लिए लड़के मौजूद हैं, वो कहते हैं हमें इतने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दे दो, हम आपको पूरा पेपर हल करवा देंगे, बैठा के नकल करवा देंगे। तो मेरिट का कत्ल हो रहा है। जब सेंटर बिक जाए, बोर्ड बिक जाए, एग्जामिनेशन हॉल बिक जाए तो फिर मेरिट कहाँ रहती है? बेचारे जो शोएब बरनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी तफसील के साथ हमें कराची के मसाइल पर बताया और क्या कहें, माफियाज का राज हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमें मिल रहा है कराची में। और यही मैं सवाल पूछने का मकसद भी मेरा यही था कि अब तो बल्दियाती सेटअप भी पीपल्स पार्टी के पास है और मुर्तज़ा वहाब साहब जब आए तो उन्होंने बड़े दावे किए ये कराची की सफाई का मामला हो, काफी देर तक हमें रात को नजर भी आए सड़कों पर, बड़े एक्टिवली वो घूम रहे थे। बिल्कुल, और हमें ये लगा कि वाकई बेहतरी आएगी हालात में। लेकिन जब तालीम की बात करते हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तालीम बहुत बड़ा जेवर है और बहुत अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह का नकल माफिया चल रहा है, मेरिट का कत्ल किया जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो एक उसमें वो तो बड़े अरसे से चल रहा है। और एक तो ये भी दौर था जब लोग कराची जाते थे तालीम हासिल करने के, चले हम उन बच्चों को तालीम हासिल और करने लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है, अगर जमात इस्लामी बल्दियात में होती थी या एमक्यूएम होती थी तो उनका ये गिला होता था कि हुकूमत सूबे में चूंकि पीपल्स पार्टी की तो हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो अब तो वो बल्दियाती सेटअप हो या फिर सूबाई हो, दोनों पीपल्स पार्टी के पास तो अब पीपल्स पार्टी को ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब पीपल्स पार्टी का ये गिला बनता नहीं है, अब उनको प्रूव करना पड़ेगा और उनको कुछ बेहतरी लानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। अब एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बहुत ही बाहिम्मत खातून से और माजूरी के बावजूद वो एक कामयाब बिजनेस वुमन है। बिल्कुल, और ऑनलाइन ब्रांड प्योरो हब के नाम से वो अपना ब्रांड चला रही हैं। और इनकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि मैं जब बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं ब्यूटी ब्रांड्स को लेके कि आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, तो 1.5 साल पहले प्रॉबेबली मुझे किसी ने रेकमेंड किया इनका हेयर ऑयल और वो मुझे प्रॉपर वीडियोस दिखाई। तब इनके बिजनेस का स्टार्ट था, प्योरो हब तब इन्होंने शुरू किया था और किसी कुलीग ने मुझे वो ऑयल रेकमेंड किया और मुझे वो सारी वीडियोस दिखाई कि किस तरह से घर पे बनता है वो पूरा प्रोसेस। एक बड़े से कढ़ाई में उन्होंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं, डिफरेंट ऑयल्स डाले हुए हैं। कितनी मेहनत से बनता है और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे हेयर ऑयल्स यूज़ किए, लेकिन जब मैंने इनका हेयर ऑयल यूज़ किया तो मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए और आज मैं ऑनर ये इनको एंडोर्स करी हूँ, इस ब्रांड को एंडोर्स करी हूँ। और इस वक्त इस ब्रांड की CEO हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं अस्मा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस्मा। इतनी मुझे खुशी हुई है जब आपने बताया कि ब्रांड की CEO आप हैं, जो आपने 1.5 साल पहले मुझे एक हेयर ऑयल भिजवाया जो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है। इसकी पैकेजिंग बहुत इंप्रूव हो गई है। तो कैसी हैं अस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से ख्याल आया कि हेयर ऑयल शुरू कर लूँ और ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड बना लूँ? क्योंकि आजकल आपको बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स मिलते हैं ऑनलाइन और उसमें ऑथेंटिक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और तब उस तरह से वसाइल भी शायद नहीं थे। और अगर आप ऑथेंटिक काम नहीं करते तो आपका वो बिजनेस चलता भी नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बात है। बस ऐसे ही जो था कोरोना के बाद में हम यूट्यूब की तरफ काफ़ी ज़्यादा हम गए और मैंने सर्च करना शुरू किया और फिर मैंने घर में अपने ऊपर टिप्स को अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा। तो एक हेयर ऑयल मैंने बनाया जिसने मुझे बहुत इफेक्ट किया। लाइक 3 मंथ में मेरे हेयर यहाँ से यहाँ तक इम्प्रूव हो गए। तो विद इन 3 मंथ, लेकिन डाइट भी मेरी अच्छी थी। तो इस लिहाज से जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये तो मेरे बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, मैंने नेबर्स में, सिस्टर्स को, फैमिली को मैंने ना देना
करना शुरू किया विद वेरी मिनिमम कॉस्ट, लाइक 100 रुपीज़ अपना प्रॉफिट रख लेना। ठीक है। और फिर उसके बाद में मेरे माइंड में ये बात आया कि आपकी स्टडी अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चल रही है और आपके अंदर एक स्पार्क होता है ना आगे बढ़ने का, बिल्कुल। तो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। मैं कहा लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, जबरदस्त। और मेरे बच्चे बहुत खुश हुए उस चीज़ को लेके कि हमारी अम्मा कोई काम कर रही हैं, और इस लिहाज से भी मैंने बिजनेस को। और आप सिंगल मदर हैं तो आप बहुत हाँ जी। सारी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन हैं, आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को आगे नहीं आने दिया कि आप नहीं कर सकती, और आपने बहुत सारी खवातीन से बहुत बेहतरीन काम किया। पहले थोड़ी सी आपकी इस ऑयल की बात कर लेते हैं, ये बनता कैसे है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, जो प्रोसेस मैंने देखा, इंग्रेडिएंट्स का असली होना, ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके प्रोसेस के बारे में बताएं। बिल्कुल इस तरह ही है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस चीज़ के ऊपर भी। मैं कोलू पे जाके स्पेशल अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे के अपने अंडर सुपरविजन, मेरे पास वो भी वीडियोस हैं, लाइक कैमल घूम रहा है और इस तरीके से अच्छा। ऑयल पूरा निकलवाते हैं। देन उसको मैं घर लेके आती हूँ, मेरी हेल्पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ में, वो मेरे साथ मिलके जो है वो काम करती हैं, बिकॉज विद स्पेशली एबल्ड लाइक कुछ मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को आपको मैनेज करना, तो मैंने अपने साथ में और लोगों को भी एज अ जॉब पे रखा हुआ है, लाइक आई एम गोइंग टू पे दैट पर्सन एज वेल। और फिर उसके बाद में मैं इन ऑयल्स को जो है कढ़ाई में, जिस तरह आपने बताया, ऑयल्स होते हैं इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑयल्स हैं जो कि चलते हैं। इसमें फिर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे अनियन ऑयल लोगों को बहुत पसंद आता है, जिस तरह एलोवेरा ऑयल है, वो ये दैट वन इज़ द सिग्नेचर हेयर ऑयल। और इसको मैं इस तरह ही कहती हूँ कि इसके अंदर सारे ऑयल्स हम डाल देते हैं, और आंवला, रीठा और इस तरह की सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए कि बड़ा चैलेंजिंग होता है कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना, जी। और डिसअपॉइंटमेंट भी अक्सर हो जाती है अगर आपको एक अच्छा फीडबैक ना आए या बिजनेस आपका ना चल रहा हो, तो क्या चीज़ आपने फिर ऑप्ट की, किस तरह से? एक तो अपना हौसला भी आपने ऑफ कोर्स बढ़ाया होगा, फिर आपने अपने प्रोडक्ट पे भी मेहनत की होगी। बिल्कुल, मैंने मेरे साथ में मेरे कज़न हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके। मैं उनसे सजेशंस लेती रहती हूँ कि अच्छा इसकी ये ब्रांडिंग किस तरह करें, इसको बॉक्स कहाँ से करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। लेकिन ये है कि इन द एंड आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आपको बेशक साथ में सपोर्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको इन द एंड में खुद मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आज मैं यहाँ हूँ, आई नेवर इमेजिन कि मैं कभी कहीं पे जा भी सकती हूँ। लाइक बिफोर माई मैरिज, मैं बिफोर माई डिवोर्स, मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ में थी कि मतलब घर का ही बंदा कहा हुआ था, और विद दैट ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह, विद दैट स्पेशली एबल्ड लेडी, मैं इस चीज़ में अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को जाके देखूँ, सर्वाइव करूँ उनके साथ में कि किस तरह से वो जी रहे हैं, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और अस्मा की इस बात को मैं बिल्कुल एंडोर्स यहाँ पर करना चाहूँगी कि जब आप मेहनत करते हैं, लगन से आप काम करते हैं, तो चीज़ों का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। जी। हम शुरू में मार्केट में एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बाद में क्वालिटी को उस तरह से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी प्रोडक्ट्स तो मैं क्योंकि यूज करती हूँ, और हेयर ऑयल स्पेसिफिकली मैंने आपने जितनी तारीफ किया, अब तो मैं भी यूज करूंगा इसको। बिल्कुल, और ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो परचेज कर सकते हैं, अस्मा को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ सीरम भी है? हेयर सीरम भी है। हाँ जी, इसके साथ सीरम भी है। सीरम का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपके बालों को आफ्टर लाइक वी लेडीज एंड द जेंट्स टू, कि हम ब्लोड बहुत करते हैं, हम बालों को स्ट्रेटन आयरन बहुत यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम बिफोर दैट आफ्टर वॉश अगर हम ये यूज़ कर लें, ये बिफोर वॉश और आफ्टर वॉश का मेन कॉन्सेप्ट है ना, कि अपने बालों को ओवरनाइट आप ये यूज़ कर लें, बिकॉज जैसे आपकी ड्यूटीज़ हैं आप नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास एक एक्सक्यूज़ होगा हम किस टाइम यूज़ करें। दिस इज़ द फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ओवरनाइट, एंड उसके बाद में सुबह उठ के आप हेड वॉश करें, और उसके बाद में आप जो अपने बालों में ये वाला सीरम लगा दें। अच्छा अस्मा, सिंगल मदर आप थी और आप डिफरेंटली एबल्ड भी हो। हाँ जी। चैलेंजेस इस तरह से हमने बात की, फिर फैमिली की सपोर्ट की बात की, तो आपकी डिवोर्स जब हुई उसके बाद चीज़ें कितनी मुश्किल लगी, और कहाँ से वो हिम्मत आई कि नहीं मुझे करना है, आपने कर दिखाया? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ये जो लाइक मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात थी, जिस टाइम मेरी डिवोर्स हुई ना, उससे वो रमज़ान था, और उसके एक दिन बाद में मेरी कहीं स्टॉलिंग भी मैं करती हूँ और अपने अदर प्रोडक्ट्स भी चीज़ें वगैरह रखती हूँ, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे पेपर्स मिल चुके हैं। मैं लाइक इट वाज वेरी हार्श मोमेंट, और उसके बाद में मैंने अपना सामान उठाया, सारा गाड़ी में लोड किया, और देन मैंने अपनी पूरी फैमिली को कॉल की, ये मसला हो गया और मैं अब स्टॉल लगाने जा रही हूँ।
और मेरा इतना, मैं उस टाइम पूरा रास्ता मैं मतलब मैं जाहिर सी बात है कि इंसान है, रो रहा होता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने ज़ात के लिए मैंने कहा मैं करती हूँ। उसके एक दिन बाद में मेरा एक जगह पे इंटरव्यू था, फिर मैं वहाँ पे भी पहुँच गई और वहाँ की तस्वीरें देखती हूँ, मेरा मुंह सूजा हुआ था रो रो के। और लेकिन ये कि मैं गई हूँ, मैंने ये नहीं किया है कि अच्छा यहाँ पे आके मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए। हाँ, आप ऐसा है कि आपका जो है इमोशनली आप वीक हो जाते हैं, कभी कभी मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर मेरे अंदर एक स्पार्क आ जाता है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, और बच्चों को देखते हुए ना आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बेशक, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। बहुत हिम्मत और हौसले वाली आप खातून हैं, और आपको जो ख़वातीन देख रही होंगी जो किसी ना किसी डिप्रेशन में होंगी या टेंशन में, यकीनन वो उनको आपसे सीखने को भी मिलेगा। ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा है, लेकिन उतने ही इसमें चैलेंजेस भी हैं। तो आपने सीखा इसको ऑनलाइन बिजनेस को, या आपको नो हाउ थी इसकी? मुझे थोड़ा नॉलेज, माइनर सा नॉलेज था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और मेरे एक्स पार्टनर जो थे उन्होंने थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद में जितना डीमोटिवेट हुई थी ना, फिर उसके बाद में मैंने खुद ही करना शुरू किया। डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं जैसे मैम हैं या जिस तरह और हैं, उनकी वेबसाइट, उनकी साइट्स पे जाके, उनके इंस्टा चीज़ पे, उन चीज़ों पे जाके मैंने देखना शुरू किया, अच्छा ये वो क्या काम कर रहे हैं जो मैं नहीं करी। लाइक मेरा कोई टिकटॉक का अकाउंट ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है बनाना। स्टिल मुझे नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट आप कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, सबको ऑब्जर्व। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन के साथ में बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो स्टडी होती है ना, वो बहुत आपको काउंट करती है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ज्वाइनिंग, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ना सिर्फ ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आप देखिए कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के जो मौके, मैं तो इस एंगल से भी इसको एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये मत सोचे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मुझे क्या करना है, ये मुझे फलां जॉब करनी है, ये फलां जॉब नहीं करनी, या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या मुझे तो ऑनलाइन बिजनेस आता नहीं है, या ई कॉमर्स किस तरह से करते हैं उसके लिए क्या कोई डिग्री करना है तो फिर करना है। बिल्कुल, जब स्टार्ट करना है, अगर आपकी नीयत साफ है और आप में वो लगन है, वो पैशन है, तो आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मेरा जीरो एक्सपीरियंस है, भाई वो काम करेंगे तो काम करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। वेरी गुड। जिस तरह से अभी अस्मा साहिबा ने भी बताया कि इनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था या कोई इस तरह की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत, लगन, पैशन से सबको प्रूव किया कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो कोई बिग डील नहीं है, आप बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इज्जत से रोटी रोजी कमा सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। We are right back after the break. We are watching सुनो पाकिस्तान, और इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान ज़हीर साहब, सुने बहुत खबरें हैं आपके पास, इनसाइड स्टोरीज हैं, आज सब आपने हमें बताने, और आज आपने हमें कहाँ से सुना आपने ये ब्रेकिंग न्यूज का मुझे आपने कहाँ से सुना? पहले ये प्रोड्यूसर साहब जो है ना, मुझे 50 बार कह चुके हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज भी आज आप। मैं तो सुबह अखबार में भी पढ़ रहा था इरफान साहब के पास बहुत सी ब्रेकिंग खबरें। अच्छा इरफान, मेरा ख्याल है पहले स्टार्ट कहाँ से करें? जी जी, ज़का अशरफ की आज मीटिंग है जे शाह के साथ, तो उसकी पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इनकी 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी और हमारे मीडिया ने काफ़ी इसमें हाई पकड़ी। रात 11 बजे ये न्यूज़ आना शुरू हुई कि दोनों की मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। दोनों ने एक दूसरे को इन्वाइट किया, उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए इन्वाइट किया, हमने पाकिस्तान एशिया कप के लिए इन्वाइट किया, और वो आ रहे हैं और ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा, बर्फ़ पिघलने लगी, काफ़ी कुछ सुनने को मिला। राइट आफ्टर नेक्स्ट डे और सुबह उन्होंने जे शाह ने अपने न्यूज़ चैनल पे ये इंटरव्यू दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, इनविटेशन दोनों तरफ से नहीं आई, ना हम जाने के लिए उम्मीद है, ना उनको इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा। वो जिस तरह भारत की आदत है जी, ये बेसिकली भारत का पुराना फिनोमेना था कि वो एक मीडिया में पहले न्यूज़ फ्लोट करता है, फिर उस पर रिएक्शन देखता है। शायद हमने ये करने की कोशिश की इस दफ़ा कि जो भारत करता आ रहा है हम करके देखते हैं वो क्या रिएक्शन देता है, माइट भी ये स्ट्रेटजी हो। दूसरा ये था कि मीटिंग में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो एशिया कप का स्केड्यूल अभी तक नहीं आया, जो कि मोस्ट लाइकली आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आ जाएगा, और 4 मैचेस इधर होंगे, 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। वो हाइब्रिड मॉडल जो सेलेक्ट हुआ था उसी के अकॉर्डिंगली होगा। सही। दूसरा, इनकी मीटिंग का ऑब्वियसली आईसीसी की मीटिंग है, उसके अंदर भी ये डिस्कशन हो रही है
कि पाकिस्तान ने इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलना है। जी। आज दो कि हमारी कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर ने, बिलावल भुट्टो उसको लीड कर रहे हैं। मैंने पहले भी शायद कहा था कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान ना खेले। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि आपका तमाम कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान के अलावा 9 और कंट्रीज़ हैं, आपने 9 मैचेस खेलने हैं। रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ खेलने के लिए वो सारे कहीं ना कहीं और आके किसी और कंट्री में आके, जैसे पाकिस्तान ने एक प्रपोजल दिया था कि बांग्लादेश का एक सिटी है वो करीब तर पड़ता है, तो 50 मिनट की फ़्लाइट है तो वो कंसिडर किया जाए, तो वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी। दूसरा, ब्रॉडकास्टर ने पहले ही ICC और भारत को कह दिया था कि अगर किसी रीज़न से पाकिस्तान नहीं आता तो हम ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं करेंगे। तो ये ICC को भी मालूम है, भारत को भी मालूम है, और हम सब जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा जाइंट है, तो भारत भी कभी ये चीज़ नहीं होने देगा। तो ये हर सिनेरियो से इम्पॉसिबल था कि वर्ल्ड कप के मैचेस कहीं और हो, और हमारे पार्ट पे ये है कि हम सेक्शंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप पे 1.5-2 साल की सेक्शन लग सकती हैं, आपको बड़े इवेंट पहले ही नहीं मिलते। जी। जैसे तमाम कंट्रीज़ 5 मैचेस की टेस्ट मैचेस खेलते हैं या 3 खेलते हैं, आप 90% 2 मैचेस की सीरीज खेलते हो। बहुत कम होता है कि हमें 3 मैचेस मिलते हैं। तो अगर आपको किसी और इवेंट से बाहर कर दिया जाता है तो आपके पास एक ही स्पोर्ट्स बचती है, तो समहाउ वो स्पोर्ट भी खत्म हो जाएगी। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। क्या है इस मीटिंग से? यही होगा कि आपने बेयर करना, और आप इसमें कर क्या सकते हो जमील, उसमें आप ये कर सकते हो कि उनको आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए मना सकते हो कि हम अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ये ICC का इवेंट है, आप मेक श्योर करें कि भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा, क्योंकि वो भी ICC का इवेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी और बात पे बहस करते हैं, इसको खींचते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई फ्रूटफुल। और अगर वो इंडिया कह भी देते हैं हाँ ठीक है हम आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं आता तो फिर क्या? देखिए, ये स्पेकुलेशन के ऊपर तो फिर बड़ी लंबी एक आप करना शुरू करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे आप कर नहीं सकते। अच्छा, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का मौसम चल रहा है पिछले साल से ना। पिछला भी पूरा साल बहुत हमने ब्रेन ड्रेन की बात की, इस साल भी खबरें अब तो ये मामला खिलाड़ियों तक पहुंच गया। उस हवाले से तो बताइए, रिटायरमेंट ले रहे हैं कुछ खिलाड़ी। देखिए, ये मीडिया पे अब आनी शुरू हुई है, काफी लड़के 3-4 साल पहले से USA शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहली एग्जांपल शायद मैंने जिक्र किया था पहले, समी असलम था, जो पाकिस्तान का सबसे मेन प्लेयर भी कहना चाहिए, टेस्ट के अंदर ओपनर भी था, वो छोड़ के गया। फिर हमाद आजम और रसान अदल ने भी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है। अमेरिका से कल से मेजर T20 लीग का आगाज भी हो चुका है जी। अब पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, खासतौर पे USA बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। हमने देखा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर उनकी टीम ने पार्टिसिपेट भी किया। अब लड़कों के पास 2 ऑप्शन है, अब 2 स्कूल ऑफ थॉट ये है। एक ये है कि ये लड़के प्रोफेशनल हैं, इन्हें कहीं भी क्रिकेट मिलनी है, इन्होंने खेलनी है, इन्होंने अपनी फैमिली को भी रन करना है, अपनी भी डेवलपमेंट देखनी है। दूसरा ये है कि आप पेट्रियोटिक के नेशनलिज्म रखें और अपनी बारी का वेट करें। बिल्कुल। अब उसमें भी रियलिस्टिकली आपके 11 लड़कों ने खेलना है, 15-16 का स्क्वाड है, सब तो नहीं खेल सकते। तो मेरा ख्याल है ये उनका राइट है, वो कहीं भी जाके खेलना चाहे वो खेल सकते हैं। और USA क्योंकि आप अभी होस्ट कर रहा है 2024 का वर्ल्ड कप भी रिटायरमेंट, अभी तो ऑफिशियली तो 3-4 लड़कों के नाम आए हैं, बट मेरी नजर में अभी 7-8 लड़के और हैं। ओके, जो कि जा चुके हैं। 7-8 लड़के और हैं। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम की कमी की वजह से हम इस पे मज़ीद लास्ट इसमें यह कि पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज भी होने जा रही है, संडे को पहला मैच खेला जाएगा टेस्ट का, तो होपफुली उसमें भी हम देखेंगे कि अच्छा पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।